नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्कॉलर्स में आपका स्वागत है। अगर आपको एकदम स्पष्ट कॉन्सेप्ट, परीक्षा केंद्रित पॉइंट्स और आसान रिवीजन चाहिए तो ये चर्चा आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम NIOS DELED कोर्स 502 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। यूनिट 12 कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग यानी CAL। ये विषय DSSB, PRT, CTET और KVS जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है और इसे आसान बनाने के लिए हमारे साथ है एक विशेषज्ञ। नमस्कार। और ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल की शिक्षा में टेक्नोलॉजी एक अभिन्न अंग बन गई है और परीक्षा में अब इससे जुड़े व्यावहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल मेरे मन में यही आता है कि हमें शिक्षा में टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्यों है? हमारा जो पुराना चाक बोर्ड वाला तरीका था, क्या वो ठीक नहीं था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पुराने तरीके में शिक्षक एक तरह से ट्रांसमीटर की तरह थे। वो सिर्फ ज्ञान देते थे और छात्र निष्क्रिय श्रोता होते थे, बस सुनते रहते थे। हाँ, एक पैसिव रोल होता था उनका। बिल्कुल। लेकिन जो नई पद्धति है उसमें शिक्षक एक सुगम करता है, एक फैसिलिटेटर और मेंटोर, और यहीं पर CAL यानी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग मदद करता है। ये सीखने की प्रक्रिया को संवादात्मक मतलब इंटरैक्टिव बनाता है। इंटरैक्टिव? हाँ, और दृश्य मतलब विजुअल, और सबसे जरूरी स्वगति यानी सेल्फ पेस्ड बनाता है। इससे छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सिर्फ सुनते नहीं हैं। बिल्कुल सही। तो CAL को समझने के लिए मुझे लगता है पहले कंप्यूटर को ही समझना होगा। ये कंप्यूटर असल में है क्या और ये काम कैसे करता है, बहुत ही बुनियादी स्तर पर। सरल शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को स्वीकार करता है, मतलब एक्सेप्ट्स, उसे स्टोर करता है और फिर उसे प्रोसेस करता है। ये एक बहुत ही सरल साइकिल पर काम करता है जिसे हम IPO साइकिल कहते हैं। IPO? हाँ, IPO, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अच्छा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। बिल्कुल, जैसे कीबोर्ड या माउस से डेटा डालना, ये इनपुट हो गया। फिर CPU यानी कंप्यूटर का दिमाग उस डेटा पर कुछ गणना करता है, वो प्रोसेस हो गया। ठीक है। और आखिर में मॉनिटर पर जो परिणाम दिखता है वो आउटपुट है। अच्छा। परीक्षा के लिए एक टर्म जरूर याद रखें, कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसर है। डेटा प्रोसेसर? हाँ, ये कच्चे डेटा को मतलब रॉ डेटा को एक अर्थपूर्ण जानकारी यानी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलता है। मतलब इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के अलावा भी कंप्यूटर के कुछ मुख्य कार्य हैं? हाँ बिल्कुल, कुल 5 मुख्य कार्य माने जाते हैं। इनपुट, स्टोरेज मतलब डेटा को सुरक्षित रखना, प्रोसेसिंग यानी गणना करना, और आउटपुट, ये 4 तो हो गए। और पांचवा है कंट्रोल यानी नियंत्रण। कंट्रोल? हाँ, इसका काम है सभी ऑपरेशंस को मैनेज करना, कौन सा काम कब होगा, डेटा कहाँ जाएगा, ये सब। अच्छा, अब एक और चीज जिसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और ये CPU क्या है जिसे सब कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? इसे ऐसे समझते हैं, हार्डवेयर वो हिस्से हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, टैंजिबल पार्ट्स, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। बिल्कुल। और सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जिन्हें आप छू नहीं सकते, इंटैंजिबल, जैसे MS वर्ड या एक्सेल। एकदम सही। और जहां तक CPU की बात है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसे मस्तिष्क इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे फैसले वही लेता है। अच्छा। इसके भी अंदर 2 मुख्य हिस्से होते हैं। वो क्या है? पहला है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम है सारे गणितीय गणना करना, जैसे जोड़, घटाव और तार्किक तुलना करना, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा। ओके। और दूसरा हिस्सा? दूसरा है CU यानी कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर के अंदर डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। आप इसे एक ट्रैफिक पुलिस की तरह समझ सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस, ये अच्छा उदाहरण है। हाँ, वही बताता है कि किस डेटा को कब और कहाँ जाना है। अच्छा, तो क्या सारे कंप्यूटर एक जैसे ही होते हैं या स्कूलों में हम जो देखते हैं वो अलग तरह के होते हैं? नहीं, आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर कई तरह के होते हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो स्कूलों में कौन से इस्तेमाल होते हैं? स्कूलों में जो हम डेस्कटॉप PC इस्तेमाल करते हैं वे माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, ये माइक्रो कंप्यूटर है। हाँ, और जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनका उपयोग बहुत ही जटिल कामों में होता है, जैसे मौसम की भविष्यवाणी करना या स्पेस रिसर्च में। समझ गई। और एक और आम सवाल है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब
यानी www, क्या ये दोनों एक ही हैं? नहीं, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। हाँ, मुझे भी यही लगता था। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है, पूरी दुनिया में फैले तारों और सर्वरों का जाल। आप इसे एक सड़क की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, इंटरनेट एक सड़क है हाँ, और वर्ल्ड वाइड वेब उस सड़क पर मौजूद जानकारी या दुकानें हैं। वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। इंटरनेट सड़क है, वेब उस पर मौजूद दुकानें हैं। बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं हमारे मुख्य विषय पर। CAL यानी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ये असल में है क्या? CL का सीधा सा मतलब है शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना। ठीक है, और इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या है वो? पहला और सबसे महत्वपूर्ण है तत्काल फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक। तत्काल फीडबैक। हाँ, छात्र को तुरंत पता चल जाता है कि उसका जवाब सही है या गलत, उसे इंतजार नहीं करना पड़ता। ये तो बहुत जरूरी है। दूसरा है स्वागति यानी सेल्फ पेस्ड। छात्र अपनी रफ्तार से सीख सकता है, किसी को जल्दी है तो वो आगे बढ़ सकता है, किसी को समय चाहिए तो वो आराम से कर सकता है। ये भी बहुत अच्छा है। और तीसरा है संवादात्मक यानी इंटरैक्टिव। ये सीखने को उबाऊ नहीं बल्कि मजेदार बनाता है, एक गेम की तरह। बिल्कुल। तो इसे क्लास में कितने तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है? इसके कई मोड्स हैं। कुछ प्रमुख मोड्स की बात करते हैं। पहला है ड्रिल और प्रैक्टिस। ड्रिल और प्रैक्टिस। हाँ, ये याद रखने और अभ्यास के लिए होता है, जैसे गणित के सवाल बार बार हल करना या नए शब्द याद करना। अच्छा, और अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाना हो तो? उसके लिए है ट्यूटोरियल मोड। ये एक प्राइवेट ट्यूटर की तरह काम करता है जो किसी भी नई अवधारणा को स्टेप बाय स्टेप सिखाता है। ठीक है, मैंने एक और मोड के बारे में सुना है, सिमुलेशन मोड। वो क्या होता है? हाँ, सिमुलेशन मोड ये बहुत ही दिलचस्प है। यह वास्तविक जीवन की स्थितियों का एक कृत्रिम मॉडल बनाता है, एक वर्चुअल दुनिया। वर्चुअल दुनिया। जी, इसका उपयोग तब किया जाता है जब असली प्रयोग करना बहुत महंगा हो या खतरनाक हो या फिर उसमें बहुत ज्यादा समय लगता हो। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर, जैसे विज्ञान का कोई प्रयोग जिसमें खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल होता हो, बच्चे उसे कंप्यूटर पर सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। अच्छा। या फिर पायलट को हवाई जहाज उड़ाना सिखाना। हाँ। उसे सीधे असली प्लेन में नहीं बिठा सकते हैं ना, हाँ, बिल्कुल नहीं। तो पहले उसे सिम्युलेटर पे ट्रेनिंग दी जाती है। राइट। वो भी एक तरह का CAL ही है। ये तो कमाल है। इसके अलावा भी कोई मोड्स हैं? हाँ, और भी हैं, जैसे डेटा एनालिसिस है, मॉडलिंग है और इंफॉर्मेशन स्टोरेज। हाँ। ये सब भी इसके महत्वपूर्ण मोड्स हैं। ठीक है, तो अब एक शिक्षक के तौर पर अगर मुझे अपनी क्लास में CAL लागू करना हो तो मुझे क्या कदम उठाने होंगे? इसके लिए 4 बहुत सरल कदम हैं। पहला, उद्देश्य तय करें। आप छात्रों को क्या सिखाना चाहते हैं वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल। दूसरा, उपलब्धता जांचें। आपके पास कितने कंप्यूटर हैं, क्या सॉफ्टवेयर है, ये सब। सही बात है, रिसोर्स देखने पड़ेंगे। तीसरा, सही मोड चुनें। जो आपका उद्देश्य है उसके हिसाब से ड्रिल, सिमुलेशन या कोई और मोड चुनें। ठीक है। और चौथा और आखिरी कदम है रणनीति तय करें। मतलब आप इसे कक्षा में कैसे लागू करेंगे। रणनीति से आपका क्या हुक्म है? देखिए, 3 मुख्य रणनीतियां होती हैं। पहली है लेक्चर, जहां शिक्षक प्रोजेक्टर पर पूरी क्लास को एक साथ कुछ दिखाते हैं। दूसरी है कोलैबोरेटिव, जहां मान लीजिए कंप्यूटर कम है तो 4 छात्र मिलकर एक कंप्यूटर पर काम करते हैं। अच्छा, ग्रुप में। हाँ, और तीसरी और सबसे अच्छी है सेल्फ रेगुलेटरी। सेल्फ रेगुलेटरी। जी, ये कंप्यूटर लैब के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, जहां हर छात्र के पास अपना कंप्यूटर होता है, मतलब 1:1 का अनुपात। यानी एक छात्र एक कंप्यूटर। बिल्कुल, यहीं पर छात्र अपनी गति से सही मायने में सीख पाता है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस पूरी चर्चा को एक बार परीक्षा के दृष्टिकोण से संक्षेप में दोहराते हैं। मुख्य बिंदु क्या क्या याद रखने चाहिए? बिल्कुल, कुछ पॉइंट्स हैं जो जरूर याद रखने चाहिए। पहला, कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसर है। IPO साइकिल याद रखें। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। सही। दूसरा, CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तीसरा, स्कूलों में ज्यादातर माइक्रो कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। चौथा, सिमुलेशन मोड का उपयोग खतरनाक या महंगे प्रयोगों के लिए होता है। ये सवाल अक्सर आता है। अच्छा, ये जरूरी है। हाँ। पांचवा, कंप्यूटर लैब के लिए सबसे अच्छी रणनीति सेल्फ रेगुलेटरी है, यानी 1:1 का अनुपात। ओके। और सबसे आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण, CAL का सबसे बड़ा लाभ है तत्काल प्रतिक्रिया, यानी इमीडिएट फीडबैक। वाह, बहुत ही कम समय में पूरा कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका। बस एक बात याद रखें, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक साधन है, साध्य नहीं। इसका सही इस्तेमाल ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर।
सोचिएगा, आप भविष्य में एक शिक्षक के रूप में सीएएल का उपयोग छात्रों की सिर्फ जानकारी बढ़ाने के लिए करेंगे या फिर उनकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कौशल को विकसित करने के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन विचार है, इस पर सोचना जरूरी है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय। अगर आपको ये उपयोगी लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में कॉन्सेप्ट क्लियर लिखें और अगले वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।